ख़वातीनो हज़रात, भाइयों बहनों, देवियों सज्जनों, यादों के ख़जाने से बेशकीमती नग़मे और दास्तानें लेकर मैं एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ, हाजिर हूँ आपके सामने। खैर मकदम करता हूँ आप सबका इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के सुनहरे नग़मे, दास्तानें फनकारों की, गुलकारों की, शायरों की, न जाने कितनी दास्तानें, न जाने कितनी यादें हैं। सबब यही है कि आपका दिल बहला सकें। तो आज इस कड़ी में पेश खिदमत हैं कुछ किस्से, जैसे कि आज मैं आपको सुनाऊंगा कैसे गीता दत्त ने अपने पति गुरुदत्त को रंगे हाथों पकड़ने के लिए वहीदा रहमान के नाम से लिखा झूठा खत। क्यों साड़ियों की शौकीन नरगिस अपने पति सुनील दत्त की लाई हुई साड़ियों को नहीं पहना करती थीं। क्यों सिमी ग्रेवाल को करनी पड़ी भूख हड़ताल अपने पिता के सामने, और क्यों मुमताज की वजह से पड़ गया राजेश खन्ना के बाएं कंधे पर एक निशान। ऐसी ही मजेदार कहानियां होंगी आज के शो में। तो आप सबकी दुआओं के साथ शुरू करता हूं आज का शो। ग्रेट सिंगर गीता रॉय, जो गुरुदत्त से शादी करने के बाद बन गई गीता दत्त। सभी जानते हैं कि शादी के कुछ समय बाद से गीता जी और गुरु साहब की मैरिड लाइफ बहुत मुश्किलात के दौर से गुजर रही थी। गीता जी ने अपना प्रोफेशनल करियर गृहस्थी और बच्चों की वजह से छोड़ दिया था, और गुरुदत्त फिल्म प्रोडक्शन और डायरेक्शन में इतने मसरूफ हो गए कि परिवार की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। परिवार और गुरुदत्त के बीच में दूरियां बढ़ती गईं, और क्योंकि वहीदा रहमान के साथ गुरुदत्त की वाबस्तगी थी, बहुत सारी फिल्मों में काम कर रहे थे, तो व्हेन यू आर इन साइट यू आर इन माइंड वाला चक्कर हो गया। और खूबसूरत तो थी वहीदा रहमान। आज भी अगर इस उम्र में भी आप देखेंगे तो आपको देख के लगेगा कि जब अपने उरूज पे थी तो वो कितनी खूबसूरत रही होंगी। बहरहाल दोनों के बीच में नज़दीकी बढ़ी, अंतरंगता हो गई और हो गया प्यार, अफेयर। दोनों ने ये खबर दुनिया से बहुत छुपाने की कोशिश की, लेकिन आप जानते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं। दोनों के प्यार के चर्चे जब मीडिया में फैलने लगे, तब गीता जी ने अपने दोस्त, अपनी मित्र स्मृति विश्वास से इस बारे में बात की, तो स्मृति विश्वास ने गीता दत्त को सच्चाई का पता लगाने के लिए कुछ टिप्स दिए। अब होता क्या साहब, एक दिन गुरुदत्त साहब को एक लेटर मिला। जब खत खोल के देखा तो वो खत वहीदा के नाम से था, और उसमें लिखा था कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और खुद को रोक नहीं सकती हूँ, मैं अपनी सुध-बुध खो बैठी हूँ, जाने तुमने ऐसा क्या कर दिया है। और खत के अंत में शाम को 6:30 बजे नरीमन पॉइंट पर मिलने के लिए कहा गया था। बिल्कुल फिल्मी बिल्कुल था मामला। ये खत का मजमून और खत आने का सबब गुरुदत्त साहब समझ नहीं पाए, और उन्होंने अपने दोस्त, जो उनकी फिल्में भी लिखा करते थे, अबरार अलवी साहब को बताया, ये खत दिखाया। ये खत देखते ही अबरार अलवी भांप गए कि ये खत वहीदा ने नहीं लिखा होगा, क्योंकि उनसे तो वो लगभग रोज ही सेट पर मिलते थे, और ऐसे में अलग से बुलाने के लिए इस लेटर का लिखना कुछ जच नहीं रहा था, अजीब सा था। दोनों ने इसके पीछे किसका हाथ है पता लगाने का निश्चय किया, और तय समय से कुछ पहले दोनों नरीमन पॉइंट की तरफ गए, और कुछ दूर पहले CCI क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के पास जाकर रुक गए, जहां से वो मीटिंग पॉइंट पर नजर रखी जा सके। टाइम हुआ और वो क्या देखते हैं कि कार वहां पर आकर रुकी, और उसके अंदर गुरुदत्त की पत्नी गीता अपनी सहेली स्मृति के साथ आई थीं। कुछ देर रुकने के बाद, इंतजार करने के बाद, जब गुरुदत्त सामने नहीं आए तो स्मृति विश्वास और गीता दत्त दोनों वहां से चली गईं। अब गुरुदत्त को सारा माजरा समझ आ गया था,
और ये बात पक्की हो गई कि खत वहीदा रहमान ने नहीं, गीता जी ने लिखा था। अपनी पत्नी को अपने ऊपर इस तरह जासूसी करते हुए देखकर उनसे रहा नहीं गया और वो सीधे घर जाकर गीता से इसके बारे में पूछने लगे। तो मियाँ बीबी के बीच में भी झगड़ा हो गया। गीता जी ने पूछा होगा वहीदा रहमान के बारे में, हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ और ये गर्मा गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि गुरुदत्त ने हाथ उठा दिया अपनी पत्नी गीता दत्त पर। यह पहली बार हुआ था। जो दूरियां थीं, जो दरार बन गई थी, वो बन गई एक लंबी ना पाटने वाली खाई। गुरुदत्त की बात चली है, गीता दत्त की बात चली है। दोनों महान कलाकार, दोनों आज हमारे बीच में नहीं हैं। दोनों एक दूसरे के लिए जीवन साथी अच्छे साबित नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपने फनकारी से, अपनी कला से पूरे भारतवासियों का मनोरंजन किया है और कला प्रेमियों के बीच में इन दोनों की एक खास जगह है। क्या कारण था साड़ियों की शौकीन नरगिस जी अपने पति सुनील दत्त साहब की लाई हुई साड़ियों को नहीं पहनती थीं? वापस आकर बताऊंगा। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। बात अब महान अदाकारा, महान एक्ट्रेस, सोशल एक्टिविस्ट नरगिस जी की। साड़ियों का बेहद शौक था। हिंदुस्तान की हर जगह की साड़ी उनके पास मौजूद रहती थी, वो कांजीबरम की हो कि चंदेरी की हो। शादी के बाद उनके पति सुनील दत्त साहब को जब ये पता चला कि वह बीवी बड़ी पैशनेट है, तो वो भी इस बात का ध्यान रखते थे और जब कहीं भी बाहर शूटिंग पर जाते तो वापस घर आते वक्त बीवी के लिए साड़ी का तोहफा लाना नहीं भूलते थे। तो नरगिस जी भी खिल जाया करती थी और दत्त साहब पत्नी के खुश होने के ऊपर खुद बहुत उत्साहित हो जाते थे। ये दत्त साहब का साड़ी खरीदना और खरीद कर अपनी पत्नी को तोहफा देना, ये सिलसिला जारी रहा। मगर एक दिन नरगिस जी को तैयार होते देख उन्हें याद आया कि यार मैं इतनी सैकड़ों साड़ियां लाया हूं, लेकिन मेरी बीवी ने मेरी लाई हुई साड़ी नहीं पहनी है। शुरुआत में तो उन्होंने इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, मगर कॉन्शियसली नोटिस करने पर उन्हें यकीन हो गया कि वाकई उनकी बीवी नरगिस उनकी लाई हुई साड़ियों में से एक भी नहीं पहनती है। अब सब्र का पैमाना छलक गया और एक दिन मौका देखकर उन्होंने पूछ ही लिया कि तुम मेरी लाई हुई साड़ियों को लेकर खुशी तो बहुत जाहिर करती हो, मगर मैंने तुम्हें कभी भी उन साड़ियों में से कोई भी साड़ी पहने हुए नहीं देखा है। नरगिस जी ने जब यह सुना तो बात को टालने की कोशिश की उन्होंने, मगर जब दत्त साहब अड़ गए तो उन्होंने राज का खुलासा कर ही दिया। हुआ यूं कि जब भी सुनील दत्त साहब साड़ी लेकर आते थे तो वो किसी न किसी वजह से नरगिस जी की चॉइस की साड़ी होती ही नहीं थी। तो जब भी साड़ी लेकर आते थे वो साड़ी उनकी पसंद की होती नहीं थी। कभी कलर का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, कभी पैटर्न ठीक नहीं है, कभी डिजाइन ठीक नहीं है। लेकिन जब वो देखती थी कि हस्बैंड इतने प्यार से साड़ी लाए हैं तो वो रख लिया करती थी। ये कलेक्शन था उनका जिसका इस्तेमाल नरगिस जी कभी नहीं करती थी। जैसे ही दत्त साहब को पता पड़ा कि यार पत्नी की पसंद ना होने के बावजूद मेरी बीवी ने सारी साड़ियां संभाल के रखी हुई हैं, तो असमंजस में पड़ गए और उन्होंने कहा कि अगर तुम पहले ही मुझे बताती तो मैं कोशिश करता कि तुम्हारी पसंद और मेरी पसंद एक हो। मैंने सोचा ये खूबसूरत सा मियाँ बीवी के बीच का किस्सा आपके साथ शेयर कर लूं, क्योंकि ये पत्नी के लिए जो तोहफा है, पत्नी को समझना बहुत ज़रूरी बात होती है। और ख़ासकर करवा चौथ के दिन, हिंदू औरतें करवा चौथ के, ये करवा चौथ के दिन जो है, ये जो पत्नी होती है भूखी शेरनी की तरह होती है, आप समझे। तो बहुत सोच समझ के इसके सामने जाना, समझे आप।
और उसकी पसंद को अगर आप समझ सकें तो थोड़ा सा गृहस्थी की गाड़ी स्मूथली चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चांसेस मैं देखिए, गारंटी किसी चीज की नहीं है, गारंटी किसी चीज की नहीं है। क्यों सिमी गरेवाल को करनी पड़ी भूख हड़ताल अपने पिता के सामने, और ऐसी कौन सी डिमांड थी जिसे वो पिता से मनवाना चाहती थी, ये बताऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें हमारा ये शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। अगर इरादे पक्के हों तो मंजिल मिल ही जाती है, ये फ्रेज आपने बहुत बार सुनी होगी। ऐसा ही हुआ लंदन में अपना बचपन बिताने वाली खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस सिमी गरेवाल के साथ। सिमी बचपन से फिल्मों की एक्टिंग की तरफ उनका इंक्लिनेशन था। अब यह बात अलग थी कि उन्होंने फिल्मों में काम करने से पहले तक सिर्फ एक ही पिक्चर देखी थी, और वो भी जब वो 5 साल की थी। उस फिल्म का नाम था आवारा। लेकिन मन में ये ख्वाब जरूर पल रहे थे कि उन्हें एक्ट्रेस बनना है। जैसे ही छुट्टी का दिन होता, जब लंदन में पढ़ रही थी, छुट्टी होती, खाली समय होता, तो वहां टुकेनहैम स्टूडियो के गेट पर पहुंच जाती और जिज्ञासा के साथ, इंक्विजिटिवनेस के साथ देखती रहती वहां एक्टिविटीज क्या चल रही हैं। स्कूल खत्म हुआ, 15 साल की हुई, तो उन्हें लगा कि अब वो टाइम आ गया है कि जब वो डिसाइड करें कि उन्हें प्रोफेशनली अब एक्ट्रेस बनना है। माता पिता के सामने अपने दिल की बात रख दी। पेरेंट्स ने सुना तो उन्होंने साफ मना कर दिया, नो फिल्म्स, चुपचाप आगे की पढ़ाई करो। धक्का तो बहुत लगा सिमी को, मगर जटनी सी की। इरादों की पक्की सिमी अपनी जिद पर अड़ी रही। लेकिन जब काफी समय तक उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने एक नया रास्ता निकाला। यह रास्ता हिंदुस्तानियों को बापू गांधी ने बताया था। भूख हड़ताल, अनशन। पेरेंट्स ने तो पहले इस चीज को लाइटली लिया, लेकिन इरादों की पक्की थी, हठी थी, बैठ गई। पेरेंट्स ने सोचा कि कितने दिन भूख रह पाएगी, 15 साल की बच्ची है, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी और भूख लगेगी, आते कुल बुलाएंगी तो भूत उतर जाएगा। मगर सिमी ने भी जैसे सोच रखा था कि यह फैसला अडिग है। समय बीता, तब उनके पेरेंट्स ने रियलाइज किया कि सिमी अब मानने वाली नहीं है, और मजबूरी में सिमी की भूख हड़ताल के कारण, उसकी जिद और हट के कारण, पेरेंट्स ने उन्हें एक्ट्रेस बनने की इजाजत दे दी। मगर साथ ही एक शर्त भी रखी थी कि टाइम पीरियड है सिर्फ 1 साल का। अगर इस पीरियड में उन्हें काम मिला तो ठीक, वरना वापस लौटना होगा। खुद पर पूरा भरोसा रखने वाली सिमी ने अपने पेरेंट्स की बात मान ली, ये चैलेंज स्वीकार कर लिया और ख्वाबों की ताबीर पूरी करने के लिए आ गई सपनों की नगरी बंबई में, जहां न कोई जान न पहचान, बस था तो मन का आत्मविश्वास और अभिनय का जुनून। उसके बाद तो क्या हुआ हम सब जानते हैं। ऐसा क्या हुआ था फिल्म रोटी के सेट पर राजेश खन्ना साहब के साथ कि उनके कंधे पर नील पड़ गया। यह सुनाऊंगा प्रोग्राम के अगले हिस्से में। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। मैं चर्चा करूंगा 1973 में आई मनमोहन देसाई की फिल्म रोटी के किस्से से। मेन रोल राजेश खन्ना, मुमताज। एक दिन हुआ यूं कि फिल्म की शूटिंग चल रही थी, कश्मीर लोकेशन थी, एक सीन शूट होना था
जिसमें खन्ना साहब मुमताज जी को कंधे पे बिठाकर बर्फ पर चलते हैं। छोटा सा सीन था। राजेश खन्ना जी ने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा, ये मोटी है तो क्या हुआ। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये खन्ना साहब अपनी हीरोइन मुमताज को प्यार से, स्नेह से मोटी कहते थे। जब शॉट की बारी आई तो उन्होंने मुमताज से कहा चल मोटी आजा, और मुमताज जी भी उनके कंधे पर लटक गई। अगर आप फिल्म में देखेंगे तो इस शॉट में पुलिस उनके पीछे लगी हुई है। पुलिस का एक कुत्ता भी उन्हें पकड़ने के लिए पीछे भाग रहा है, चेज कर रहा है। और सीन यह है कि उन्हें मुमताज को और खुद को बचाकर बर्फ से निकलना है, भागना है। इस शॉट के बहुत सारे टेक लिए गए। बर्फ के पहाड़ों में अलग अलग जगह पर उन्हें भगाया गया। मुमताज जी बताती हैं कि इस एक सीक्वेंस की शूटिंग उन्हें आखिर लगातार 8 दिनों तक करनी पड़ी थी। ये चेज का सीक्वेंस 8 दिनों तक चलता रहा, और उसके बाद 8 दिन के बाद ये जो पूरा सीक्वेंस था ये कंप्लीट हुआ। और 8 दिन तक राजेश खन्ना, ये वो बकौल मुमताज, और 8 दिन तक काका यानी राजेश खन्ना मुझे कंधे पर उठाए बर्फ के पहाड़ों में, एक हाथ में बंदूक लिए और एक कंधे के ऊपर मुमताज को लिए बर्फ के अंदर भागते रहे। मुमताज जी बताती हैं कि मैं उनके दाएं कंधे से लटक जाती थी, जिसकी वजह से उनके दाएं कंधे पर नील का निशान था। अगर आज का कोई हीरो उस जमाने की हीरोइन को 1-2 दिन भी उठा ले तो नील के साथ साथ वो भी खुद पड़ जाएगा। क्योंकि आजकल तो जो जीरो फिगर का जमाना है ना, उस जमाने की तरह खाती पीता जमाना था कि उस जमाने की हीरोइन तो जीरो फिगर हो गया। ग्रेट एक्टर महमूद साहब के सुपरस्टिशन, अंधविश्वास को जानने के बाद उनके साथ किया गया एक मजाक फिल्म प्यासा के सेट पर। पूरा किस्सा सुनाऊंगा थोड़ी देर में, आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। महमूद साहब को उनके स्ट्रगल के शुरुआती दौर में गुरुजी ने, मतलब गुरुदत्त साहब ने प्यासा में एक रोल दिया था, जहां वो विजय के भाई का रोल कर रहे हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान महमूद साहब नए थे, न्यू कमर, थोड़ा चुप चुप रहता, अगर ज्यादा बोले तो ऑब्जेक्शन है, इसलिए तो खामोश रहते थे। लेकिन कुछ समय के बाद उनकी दोस्ती गुरुदत्त जी के ग्रुप से हुई गई, जिसमें जॉनी वॉकर साहब थे और अबरार अलवी भी थे। एक दिन गुरुदत्त साहब को पता चला कि महमूद बहुत ही अंधविश्वासी, वहम, सुपरस्टिशंस किस्म का आदमी है। अगर कोई उनकी नाक में हाथ लगा दे तो वो उसे बैड ओमन मानते, इनऑस्पिशियस मानते हैं, अपशकुन मानते हैं। ये बात पता पड़ गई। फिर क्या था, गुरुदत्त साहब ने अपने गैंग के साथ मिलकर महमूद के साथ मजाक करने की ठान ली और अपने एक असिस्टेंट को बुलाकर कहा कि वो महमूद के पास जाए और नाक को टच करके, छूकर भाग जाए और कहीं जाकर छुप जाए। प्लानिंग के हिसाब से असिस्टेंट महमूद साहब के पास गया, उनकी नाक को छूकर भाग गया। अब महमूद साहब के लिए तो बहुत बड़ा अपशकुन था, पनौती थी। उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि अगर जल्दी से उन्होंने वापस उस असिस्टेंट की नाक पर हाथ नहीं लगाया तो 100% कोई ना कोई ट्रेजेडी हो जाएगी। फिर क्या था, महमूद साहब उसे ढूंढने में लग गए। हर तरफ देखा, हर तरफ, हर कोने में। वो घबराहट में देख रहे थे, ढूंढ रहे थे, और सारी यूनिट उन पर हंस रही थी। जब काफी मेहनत मशक्कत के बाद भी उन्हें सेट पर वो असिस्टेंट नहीं मिला, तब उन्होंने जाकर शिकायत गुरु से की, गुरुदत्त साहब से। और गुरुदत्त साहब ने ऐसे बिहेव किया जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है, अनजान बने बैठे रहे। महमूद साहब ने अपनी परेशानी बताई कि मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है भाई, आप कुछ कीजिए। तो उन्होंने बड़े कैजुअली अपने स्टाफ को कहा कि ढूंढ कर लाओ भाई कौन है। तो साहब कुछ देर के बाद उनके स्टाफ ने उस असिस्टेंट को गुरुदत्त साहब के सामने लाकर खड़ा कर दिया
और जैसे ही वो सामने लाकर खड़ा किया गया तो महमूद साहब ने उसकी नाक को छूकर अपना वहम दूर किया और चैन की सांस ली। उसके बाद जब महमूद साहब को पता पड़ा कि पूरी यूनिट ने मिलकर उनके साथ ये प्रैंक किया था, तो वो भी मतलब उन्होंने भी इस चीज़ को लाइटली लिया और स्पॉटिंगली लिया। प्यासा में ज़रूर महमूद साहब ने एक छोटा सा रोल किया था, लेकिन उसके बाद महमूद साहब ने तो फिर वो रोल किए हैं, यादगार रोल किए हैं। बड़ी काम एंड कूल मानी जाने वाली वहीदा रहमान ने संजीव कुमार साहब के सेट पर लेट आने की आदत पर कैसे सिखाया उनको सबक, बताऊंगा वापस आकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। मेहरबान दोस्तों, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे अदाकारा वहीदा रहमान की। फिल्म इंडस्ट्री में वहीदा रहमान अपने सौम्य शांत व्यवहार के लिए, स्वभाव के लिए जानी जाती हैं। बस एक राज खोसला का अगर किस्सा छोड़ दूं मैं, शुरुआत के दिनों का, सीआईडी के टाइम का, तो उनके साथ काम करते हुए कभी भी किसी भी फिल्मकार और निर्देशक को या उनके कलीग्स को कभी कोई शिकायत नहीं, और ना ही वहीदा रहमान ने किसी की शिकायत की। कई बार ऐसा हुआ कि शॉट के लिए तैयार हो जाती हैं और एक्टर्स लेट आते, मगर दोस्तों जब भी गाहे बगाहे उन्हें गुस्सा आ जाता था या वो किसी की इनडिसिप्लिन या लैक ऑफ पंक्चुअलिटी से परेशान हो जाती थी, तो उसको सबक सिखाना भी वो अच्छे से जानती थी, फिर चाहे वो कितना ही बड़ा कलाकार क्यों ना हो। उनके इस गुस्से का सामना एक बार संजीव कुमार को करना पड़ा। संजीव कुमार हरि भाई सेट पर देरी से आया करते थे, जिसकी वजह से सभी बड़े परेशान होते थे। टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसा वेस्ट हो रहा है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। तब आजिज होकर फिल्म के एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने वहीदा जी को रिक्वेस्ट की, वहीदा जी प्लीज कुछ कीजिए, आप ही कुछ सबक सिखाइए। गुस्से से भरी बैठी वहीदा जी ने पूछा क्या करना चाहिए बताओ। तब उसने उन्हें कहा जैसे ही संजीव जी आए आप सेट से गुस्सा होकर चली जाएं। वहीदा जी गुस्से में तो थी, मगर उन्हें लगता था कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, और ऐसा सोचकर उन्होंने फिल्म के निर्माता और निर्देशक से बात करने का फैसला लिया कि यार जरा उनसे भी बात कर लूं मैं। दोनों से बात करने के बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने भी मंजूरी दे दी और ये फैसला लिया गया, जॉइंट डिसीजन कहते हैं ना, कि रोज रोज के नुकसान से अच्छा है कि एक ही दिन जितना नुकसान होना है वो हो जाए, कम से कम आगे के लिए तो ठीक हो जाए। अब इंतजार हो रहा था। वहीदा जी ने अपना सामान स्टाफ से कहकर ऑलरेडी अपनी गाड़ी में रख दिया और इंतजार करने लगे संजीव कुमार का। जैसे ही संजीव कुमार जी ने एंट्री ली, तब सब ने वहीदा रहमान को कार में बैठकर बाहर जाने का इशारा कर दिया। वहीदा जी झट से कार में बैठ गई और ड्राइवर से घर चलने को कहा। संजीव कुमार जी की कार अंदर आ रही थी, वहीदा रहमान की कार बाहर जा रही थी। दोनों ने रास्ते में जब एक दूसरे को क्रॉस किया तो संजीव कुमार ने उन्हें जाते देखा और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हो गया। हाथ हिलाकर बाय भी किया। अंदर पहुंचने पर पता चला कि वहीदा रहमान उनकी लेट लतीफी से तंग होकर गुस्से में वापस चली गई सेट छोड़कर। थोड़ी देर बाद जब वहीदा जी के पास फोन आया कि अब आप वापस आ जाइए, हरि भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने वायदा किया है दूसरों के टाइम का और पैसों का प्रोड्यूसर के ख्याल रखेंगे। दोस्तों उस दिन तो वहीदा जी वापस नहीं आई, लेकिन ऐसा सुना है कि सारी घटना का डिजायर्ड इफेक्ट ही हुआ, पॉजिटिव असर हुआ और संजीव कुमार जी समय पर पहुंचने लगे सेट पर। चलने का वक्त हो गया है, जाना इसलिए है कि कल फिर आपके सामने हाजिर हो सकें इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। यादों के ख़जाने हैं और यादों से उभरे हुए नगमे हैं। नगमे यादों को ताज़ा कर जाते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपके कुछ सवाल हों, तो हमें मैसेज कीजिए। हमारा नंबर है SMS का 55454। प्लीज़ राइट बिग स्पेस देन सुहाना सफ़र एंड देन यू कैन राइट योर मैसेज।
आपके मैसेजेस का इंतज़ार रहेगा। हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि आपके मैसेजेस मिलें, आपके रिस्पांस मिले, ताकि हम जान सके कि हम आपका मनोरंजन ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप यू आर फ्री टू क्रिटिसाइज अस, यू आर फ्री टू प्रेज अस। जो श्रोता होता है वो तो देवता की जगह पे माना गया है। एंड वी रियली लव यू। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज इस शो को यहीं विराम देता हूं। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अनु कपूर।